नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी डीएनएस में आपका स्वागत है। और आज हम 15 नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम किन बिंदुओं को शामिल करने वाले हैं। देखिए, आज हम 3 बिंदुओं को शामिल करेंगे, जिसमें से एक विषय वस्तु है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित। दूसरा बिंदु है मुद्रा प्रक्षालन, जिसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग भी इंग्लिश में बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी कहा जाता है। और तीसरा मुद्दा है साइप्रस से संबंधित मानचित्र पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे, क्योंकि मानचित्र से संबंधित अभ्यास प्रश्न अक्सर यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन खबरों को हम, ये जो फर्स्ट और लास्ट खबर है, इसको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे और इस खबर को हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहली खबर क्या है। देखिए, द हिंदू के पेज 1 पर यह न्यूज आया है, होलसेल प्राइस रिमेन इन डिफ्लेशन जोन इन अक्टूबर। अब ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी अखबारों में ही आया है, ये हिंदी माध्यम के अखबारों में भी आया है और कई अखबारों में आया है। मैं एक बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का यहाँ पे कट लिया हूं और इसमें भी देखिए वही बात लिखी है कि अक्टूबर में लगातार 7वें माह शून्य से नीचे आई थोक महंगाई। तो अब इसमें तो बहुत से ट्रेंड्स बताए हैं कि WPI कब कितना कम हुआ, पिछले वर्ष के इसी महीने में कितना था, लेकिन हमें इन ट्रेंड्स को नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये तो प्रत्येक माह हमें जारी किया जाता है। हमें WPI के बारे में यहां पे अध्ययन कर लेना है कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आसानी से अमल कर सकें। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो यह भी देख लीजिए कि वर्ष 2020 में इससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। CPI और WPI से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि मुद्रास्फीति क्या है। तो अब इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उस पूरे को चाहे कि हम इस खबर की विश्लेषण में अध्ययन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। सामान्य भाषा में इसको हम बोल देते हैं कि महंगाई। सामान्य भाषा में अक्सर लोग इसको क्या बोल देते हैं, महंगाई। लेकिन अगर यूपीएससी के हम अभ्यर्थी हैं तो केवल महंगाई बोलकर काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका मतलब होता है कि निश्चित समयावधि में सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि ही क्या है, निरंतर होने वाली वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये सामान्य मूल्य स्तर का मतलब क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी ले सकते हैं। हम देखेंगे WPI में केवल वस्तुएं ली जाती हैं। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों हैं। तो इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की एक टोकरी ली जाती है और इसमें वस्तुएं और सेवाएं रख दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहां पर प्याज अभी देख रहे हैं कि कीमत बढ़ रहा है, तो प्याज रख लिया गया, आलू रख लिया गया, और भी कुछ चीजें आप जैसे साबुन रख लिए, ऐसे बहुत सी चीजें रख लिए। और इनको रखने के बाद इनका औसत मूल्य वेटेड, जिसको हम भारित माध्य भी बोल सकते हैं, भारित माध्य निकालेंगे और उस भारित माध्य से पता करेंगे कि इनकी कीमतें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। क्योंकि केवल एक वस्तु या सेवा की कीमतों में वृद्धि को हम मुद्रास्फीति नहीं बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये सामान्य मूल्य स्तर का मतलब यही है कि जो वस्तुओं की टोकरी में वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, उनके वेटेड भारित औसत जो मूल्य है उसमें अगर निरंतर वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए हम सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक को हम WPI बोलते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे।
और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, सीपीआई। इसको किसी अन्य दिन क्लास में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, या फिर कोई डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज हम लोग लेकर आएंगे अभी राउज आईएएस पर, तो उसमें आपको मुद्रास्फीति के बारे में पूरा समग्र अध्ययन कराया जाएगा। तो अभी हम लोग आज का हमारा केंद्र बिंदु है पढ़ाई का क्या, WPI, इस न्यूज के कारण। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक क्या है। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में इतना जानकारी हम रख लें कि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ भी पूछे इससे तो आसानी से उसको अमल कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक WPI क्या है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि यह थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने वाला सूचकांक है, क्योंकि मुद्रास्फीति को मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। और वो सूचकांक वही जो मैं आपको बताया कि भारित औसत माध्य लेकर, औसत मूल्य लेकर यह सूचकांक निकाला जाता है। तो मापने वाला ये क्या है, थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने वाला सूचकांक है, या ये बोल सकते हैं आप कि यह भारत में व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। दूसरा होता है क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वो खुदरा स्तर पर वस्तुओं की मूल्य को मापता है, और इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा मूल्य सूचकांक भी कई बार लोग उसको बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बात आती है कि कौन जारी करता है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा कि इसका प्रकाशन, इसको जारी करता है कौन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले ये एक विभाग है उनका, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT बोलते हैं, के अंतर्गत आने वाले आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है, तो NSO इसको जारी नहीं करता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसका प्रकाशन कौन करता है, PDF आपको मिल जाएगा, उसमें और पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि कब जारी होता है। ध्यान रखिए कि वर्तमान में इसका प्रकाशन मासिक 1 महीने में एक बार, हालांकि पहले इसको साप्ताहिक स्तर पर भी जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका प्रकाशन मासिक स्तर पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को किया जाता है। यही मैं बात लिखा हूं कि यद्यपि पूर्व में इसे साप्ताहिक स्तर पर भी प्रकाशित किया जाता था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था क्या है, वर्तमान में इसको मासिक स्तर पर जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, तो आप देख सकते हैं कि DPIIT के अंतर्गत आने वाले आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। अब वर्तमान में मतलब अप्रैल 2017 से इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12। ये आधार वर्ष भी महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग में रखना है। तो 2017 से इसका आधार वर्ष 2011-12 है। अप्रैल 2017 से पूर्व इसका आधार वर्ष क्या था, 2004-5 था। मतलब अप्रैल 2017 से पहले इसका आधार वर्ष 2004-5 लिया जाता था, लेकिन अभी इसका आधार वर्ष 2011-12 लिया जाता है, और अभी इसमें भी बदलाव की बातें चल रही है। जब पहली बार थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से प्रारंभ किया गया था, या जारी होना इसका शुरू हुआ था भारत में पहली बार, तो उस समय इसका आधार वर्ष क्या लिया गया था, 1939। तो हमने यहां पर कुछ फैक्ट वाली क्या बातें समझ लिया कि क्या है। तो ये थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। कौन जारी करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी होता है आपने देख लिया, और इसका आधार वर्ष क्या है ये आपने जान लिया। अब आगे समझते हैं कि WPI के तहत शामिल वस्तुएं क्या हैं। पहली बात तो ध्यान रख लीजिए कि इसके तहत केवल वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, सेवाओं को इसके तहत शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है या खुदरा मूल्य सूचकांक भी कई बार लोग उसको बोल देते हैं, उसमें सेवाएं भी शामिल है, इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। देखते हैं क्या है। तो इस सूचकांक में केवल चयनित वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। देखिए चयनित वस्तुएं मतलब बास्केट जो लिया जाएगा, उस बास्केट में तय कर लिया गया है कि किन किन वस्तुओं को हमें इस टोकरी में रखना है, इस बास्केट में रखना है। इसलिए चयनित लिखना जरूरी है कि चयनित वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। इसके तहत सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, यह आपको दिमाग में एकदम रखना है।
क्योंकि आज एक अभ्यास प्रश्न भी इस पर दिया गया है, उस अभ्यास प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं अगर ये बातें ध्यान से समझ रहे हैं तो। दूसरी बात क्या है, तो 12 मई 2017 से पहले इसके वस्तुओं के समूह, वही टोकरी को वस्तुओं के समूह बोल सकते हैं, वस्तुओं के समूह में या बास्केट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, 616 वस्तुएं शामिल थीं, जिसमें 102 प्राथमिक वस्तुएं थीं, 19 ईंधन एवं विद्युत संवर्ग की वस्तुएं थीं और 555 विनिर्मित संवर्ग की वस्तुएं थीं। अब ध्यान रखिएगा कि जब टोकरी में वस्तुओं को रखा जाता है तो हर वस्तु का जो भार है वो समान नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए साबुन है, साबुन को हम बहुत एक महीने में एक प्रयोग करेंगे, बहुत करेंगे तो 2 करेंगे, लेकिन खाने पीने वाली चीजें हैं उसको तो हम एक दिन में ही बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, और इसलिए भार जो इसमें दिया जाता है, जो कम उपयोग वाली चीजें हैं उनका भार थोड़ा कम रहेगा, उनको थोड़ा कम भार दिया जाएगा, जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही हैं उसको ज्यादा भार दिया जाएगा। तो भारित माध्य में आपको बताया, इसलिए इसमें भार भी दिया जाता है वस्तुओं को। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि 12 मई 2017 से पहले इसके वस्तुओं के समूह में, बास्केट में, अभी देखिए 616 थी पहले, अब कितनी हो गई है, 697 वस्तुएं हो गई हैं। 146 पुरानी वस्तुएं जो काम की नहीं थी, जैसे मान लीजिए सीडी है, अब सीडी का प्रयोग कौन करता है, डीवीडी उसका प्रयोग कौन करता है, तो उन सबको हटा दिया गया। जो अपडेटेड जो वस्तुएं हमारे काम की या अभी इन दिनों में प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं उनको हटा दिया गया, अनुपयुक्त जो थी, और उनके स्थान पर 199 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया जो आज के संदर्भ में क्या है, प्रासंगिक है, आज के संदर्भ में जो प्रासंगिक है उनको शामिल किया गया। तो वर्तमान में 697 वस्तुएं इस टोकरी में है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसके तहत शामिल वस्तुओं की श्रेणी और उनको आवंटित भार क्या है। श्रेणी तो आपने समझ लिया कि इसकी श्रेणी 3 है। एक तो प्राथमिक वस्तुएं, जिसमें क्या खाद्य वस्तुएं रहेंगी, सब्जियां रहेंगी, दूध रहेगा, मिनरल्स रहेंगे इत्यादि, और इनका भार कितना दिया जाता है, 22.62, और 117 ऐसी वस्तुएं अभी हैं जो नई वाली 12 मई 2017 से शुरू किया गया है। 697 जो वस्तुएं ली गई हैं उसमें 117 हैं। तो ऐसे थोड़े से फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। ईंधन एवं विद्युत जैसे एलपीजी, पेट्रोल इत्यादि, इनका भार 13.5 है और 16 ऐसी वस्तुएं हैं। विनिर्मित वस्तुएं जैसे विनिर्मित खाद्य वस्तुएं, आप चिप्स खाते हैं और भी ऐसी विनिर्मित खाद्य वस्तुएं हैं, चीनी, विनिर्मित वस्त्र इत्यादि, इनका भार 64.34% है और 564 वस्तुएं इसमें हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐसा प्रश्न अक्सर पूछता है यूपीएससी कि भार के अनुसार घटते क्रम में इनका क्रम इस प्रकार है। भार सबसे ज्यादा किसका है, तो विनिर्मित वस्तुओं का है। प्राथमिक वस्तुओं का कितना है, 22.61, और ईंधन एवं विद्युत का है 13.15। तो ध्यान रखिएगा कि WPI में 3 संवर्ग की वस्तुओं को शामिल किया गया है, और उन 3 संवर्ग में शामिल जो वस्तुएं हैं भार के क्रम में उनका घटता क्रम यह है। ऐसा कभी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तो हो गए कि इसके तहत वस्तुएं कौन कौन सी शामिल हैं। अब थोड़ी सी और नई बातें समझ लेते हैं कि WPI से संबंधित कुछ अन्य बिंदु देख लेते हैं। पहला क्या, तो थोक मूल्य निर्देशांक खाद्यान्न सूचकांक, जिसको WPI फूड इंडेक्स बोलते हैं। 2017 में जब नई सीरीज लाई गई जिसमें आधार वर्ष 2011-12 किया गया, तब से इसको जारी किया जा रहा है। देखिए नई श्रृंखला वर्ष 2017 से आधार वर्ष 2011-12 में, मतलब जो आधार वर्ष 11-12 लिया गया, इसमें अलग से थोक मूल्य निर्देशांक खाद्यान्न सूचकांक के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इसमें खाद्य समूहों की प्राथमिक वस्तुओं तथा विनिर्माण समूह के विनिर्मित खाद्य वस्तुओं को एक साथ लेकर 24.4% का भार दिया गया है। ये क्या, देखिए कुछ विनिर्मित वस्तुओं में खाद्य वस्तुएं हैं और कुछ खाद्य वस्तुएं किसमें हैं, ये प्राथमिक वाली में है। तो इन दोनों में से केवल खाद्य पदार्थ वाली जो वस्तुएं हैं उनको निकाल लिया गया है और उनके आधार पर ये सूचकांक जारी करते हैं। इसका भार 24.4% दिया गया है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अंक गणितीय माध्य यूज किया जाता था, जिसको समांतर माध्य भी बोलते हैं। समांतर माध्य मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक ए और एक बी है, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, तो इसको बोलते हैं समांतर माध्य या अंक गणितीय माध्य। लेकिन वर्ष 2017 से क्या किया जा रहा है, तो गुणोत्तर या
गुणोत्तर माध्य प्रयोग किया जा रहा है, या ज्यामितीय माध्य भी इसी को बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? तो a और b का गुणा करिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 2 है तो वर्गमूल निकाल दीजिए, 3 है तो घनमूल निकाल दीजिए, 4 है तो फिर यहाँ पे 4 कर दीजिए। ऐसे इसका ज्यामितीय माध्य निकालते हैं। तो अभी इसका ज्यामितीय माध्य निकाला जा रहा है। ये नए डेवलपमेंट जो हुए हैं इसको दिमाग में रखिएगा आप, कि नई श्रृंखला में थोक मूल्य सूचकांक की गणना को अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप बनाने के लिए अंक गणितीय माध्य के स्थान पर गुणोत्तर माध्य या ज्यामितीय माध्य को लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ लेगा और फिर वहां पे तकलीफ में आ जाएंगे आप, क्योंकि ये बात इजीली समझ में आती नहीं है। अगला, एक तकनीकी समीक्षा समिति की व्यवस्था इसमें की गई। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहां पर पहले 616 वस्तुएं थी, अब 697 हैं। नई श्रृंखला 2017 से 146 पुरानी वस्तुओं को हटाकर 199 नई वस्तुओं को लाया गया। तो ये कौन तय करेगा? तो एक समीक्षा समिति बना ली गई और उनको ये काम दे दिया गया कि आप एक काम करेंगे कि जो अप्रासंगिक वस्तुएं हैं उनको हटाने का सुझाव देंगे और उसके साथ साथ जो नई वस्तुएं हैं उनको शामिल करने का सुझाव देंगे और उसके साथ साथ इनके भार क्या होने चाहिए उसका भी सुझाव देंगे। तो यही लिखा है कि नई श्रृंखला में एक तकनीकी समीक्षा समिति की व्यवस्था की गई है जो अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप में कुछ वस्तुओं को हटाने तथा शामिल करने व आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के भार में परिवर्तन का कार्य करेगी। और क्या किया गया? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या आरबीआई जब अपनी मौद्रिक नीति बनाता है तो WPI को लक्षित करता है या CPI को? तो पहले वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लक्षित नहीं करता था, इसी को लक्षित करता था। किसको? WPI को। लेकिन वर्ष 2014 के बाद से अब जब मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है तो वो किसको लक्षित करता है? CPI को करता है, जो आज का लेक्चर में हम नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, न्यूज में आते ही रहते हैं। तो WPI को अब आरबीआई द्वारा लक्षित नहीं किया जाता है अपने मौद्रिक नीतियों के निर्माण में। तो देखिए ये बोल रहा है कि किया जाता है नहीं। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से थोक मूल्य सूचकांक का लक्षीकरण नहीं किया जाता है। वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति के सुझावों के आधार पर भारत में मौद्रिक नीति को थोक मूल्य सूचकांक के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPI, आपको पता है कि CPI संयुक्त कंपोजिट जो C होता है उसके आधार पर ये अब टारगेट किया जाता है, आधारित मुद्रास्फीति के संदर्भ में तैयार किया जाता है। तो आरबीआई अब CPI को आधार बनाता है अपनी मौद्रिक नीति के लिए, WPI को नहीं। खाद्य वस्तुओं की कीमतों से यह प्रभावित होता है या नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें खाद्य वस्तुओं को कम ही भार दिया गया है और इसलिए खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से यह कम प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें खाद्य वस्तुओं का भार अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है CPI, वो खाद्य वस्तुओं की कीमतों से बहुत ज्यादा ही प्रभावित होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, इनको अगर आप ध्यान से समझ लिए हैं तो एक अभ्यास प्रश्न यहां दिया गया है। इस अभ्यास प्रश्न को पढ़ के आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं और इसका उत्तर करके आप देखेंगे कि जो कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा है उससे इसका उत्तर मिल भी रहा है। अब हम लोग बात करेंगे अगले विषय वस्तु की। अगला विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मुख्य परीक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसमें डायरेक्ट जुड़ेगा ये। तो देखिए क्या है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर, सॉरी मैं एक बार पेन ले लूं, तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर इसको कवर किया गया है। और मुद्दा क्या है? तो मुद्दा बस ये समझ लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें विशेष मुद्दा लाया गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि विभिन्न देशों के लोग अपने पैसे को उन देशों में ले जाके मुद्रा का प्रक्षालन कर रहे हैं जिन देशों में कर की दरें, टैक्स की दरें बहुत कम हैं। आपको पता है कि ऐसे देशों को हम टैक्स हेवन बोलते हैं। ऐसे देश जहां पर टैक्स की दरें बहुत कम होती हैं, वहां पर अन्य देशों से जहां पर टैक्स की दरें ठीक ठाक होती हैं या थोड़ी अधिक होती हैं, वहां से लोग अपने पैसे को उन टैक्स हेवन वाले
देशों में ले जाते हैं और ले जाके वहां पे फिर राउंड ट्रिपिंग करके उसको घुमा फिरा के फिर से अपनी अर्थव्यवस्था में लेकर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। मुद्रा प्रक्षालन से ये साइप्रस के लिए ये बात की गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइप्रस कॉन्फिडेंशियल ये रिपोर्ट है, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जिसको जर्नलिस्ट है, उन जर्नलिस्ट के द्वारा, जर्नलिस्ट का एक समूह है जिनके द्वारा इस बात को बताया गया है, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो समझते हैं कि हम क्या इसमें पढ़ेंगे। हम तो देखिए मुख्य परीक्षा 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग से पहले भी प्रश्न आ चुका है, इसलिए आंतरिक सुरक्षा में ये मुद्दा जुड़ जाएगा। इकोनॉमी से भी कहीं ना कहीं जुड़ जाता है मुद्दा ये। तो देखिए मुद्रा प्रक्षालन, सबसे पहले हम समझते हैं कि मुद्रा प्रक्षालन है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। देखिए क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो आय कमाता है व्यक्ति, आय दो तरीके से कमा सकता है। एक तो वैध तरीके से कमा सकता है, जो कानून नियमों का पालन करके, कानून नियम का पालन करके उपयुक्त जितना टैक्स देना चाहिए वो टैक्स का भुगतान करते हुए जो पैसा कमाया जाएगा उसको हम बोलते हैं कि वो वैध आय है, लीगल अर्निंग है। लेकिन जब हम इसी को काला धन बोलने लगेंगे, जब हम इस पैसे को, स्रोत को छुपाएं कि कहां से आया है, इस पर टैक्स न दें, इस पर कर न दें, और उस पैसे को सरकार के जो सरकार के नजर में न आने दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो काला धन है या फिर वो ब्लैक मनी है। समझिए काला धन, ये मुद्रा प्रक्षालन क्या है। अब इसी काले धन को अगर हमें श्वेत धन बनाना है, लीगल मनी बना देना है, मतलब वैध मनी बना देना है, कि वो फिर से लीगल श्वेत मनी भी बोल सकते हैं आप, बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मुद्रा प्रक्षालन का सहारा लिया जाता है। तो मुद्रा प्रक्षालन क्या है, मुद्रा प्रक्षालन से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में प्रदर्शित करने से है, दिखाने से है। अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है, या फिर से उसको श्वेत मनी में लेकर आकर या लीगल तरीके से अर्निंग के रूप में उसको दिखाने का एक तरीका है, अवैध तरीका है। दूसरा, मुद्रा प्रक्षालन के माध्यम से धन ऐसे कार्यों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य स्रोत का पता नहीं लगा पाती। जो व्यक्ति धन की हेराफेरी करता है उसे लाउंडरर कहते हैं। जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है उसको क्या बोलते हैं कि वो लाउंडरर है। अब मनी लॉन्ड्रर को इससे क्या फायदा होगा अगर ये काम करेगा, तो आप यहां समझ ही गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, अवैध माध्यम से कमाई गई या कमाया गया काला धन सफेद या वैध होकर अपने असली मालिक के पास पुनः मुद्रा के रूप में पहुंच जाता है। तो काली कमाई को डायरेक्ट हम यूज करेंगे तो दिक्कत होगी, तो उसको लीगल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया ही क्या है, मुद्रा प्रक्षालन। अब मुद्रा प्रक्षालन गतिविधियों के कुछ उदाहरण, किस तरीके से मुद्रा प्रक्षालन किया जा सकता है, मतलब काले धन को किस तरीके से श्वेत करने का प्रयास किया जाता है। देखिए पहला तो क्या है कि सेल कंपनी का निर्माण कर दिया जाता है। सेल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कागजों में तो है, जो कागजों में तो है, लेकिन वास्तविक में इनका कोई भी, वास्तविक रूप में इनका कोई भी तरीके से दृष्टिगत नहीं होती हैं। किसी भी तरीके से ये वास्तविक रूप से दृष्टिगत नहीं होती हैं। अब इन कंपनियों को बनाने के बाद इससे सारा कुछ कंपनी के जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य किया जाता है, टैक्स में छूट लिया जाता है, और इस प्रकार, और खासकर ये टैक्स हेवन वाले देशों में बनाई जाती है कंपनियां, और इनके माध्यम से मुद्रा प्रक्षालन किया जाता है। देखिए बोल रहा है कोई फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें सेल कंपनी भी कहते हैं। यह एक वास्तविक कंपनी की तरह कार्य करती है, लेकिन इसमें कोई संपत्ति नहीं लगा होता और न ही इसमें वास्तविक रूप से कोई उत्पादन होता है। इनका अस्तित्व केवल कागजों पर होता है, वास्तविक दुनिया में नहीं इनका अस्तित्व होता है। लाउंडरर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देन को दिखाता है, कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार से टैक्स में छूट लेता है कि कंपनी है, स्टार्टअप के तौर पर छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता
और इन सभी फर्जी कार्यों के माध्यम से बहुत सा काला धन एकत्रित कर लेता है। अब किसी अन्य देश में है तो टैक्स तो उस देश को लेना चाहिए, वहां पे टैक्स उसको देना नहीं होता। जांच करने वाली संस्थाओं को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेज दिखा दिए जाते हैं। रियल एस्टेट में भी यह काम किया जाता है। जब भूमि का क्रय विक्रय किया जा रहा है प्लॉट का, तो वहां भी यह काम होता है कि रियल एस्टेट में जब किसी प्रॉपर्टी की खरीदी या बिक्री होती है तो कागजों में उसकी कीमत कम दिखाया जाता है। ये आप भी कभी महसूस किए होंगे कि जब कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसका कागजों में कीमत कम होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका कीमत ज्यादा दिया जाता है। तो वहां पे जो गैप बन रहा है उसको फिल कर दिया जाता है कैश या काला कैश के रूप में एकत्रित किए हुए काला धन से। तो ये काला धन एकत्रित हो जाता है। स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक अक्सर आप सुनते रहते हैं। भारत के लोगों का भी, बहुत से लोगों का नाम आया है और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी भारत के लोगों का नाम है। तो स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में कई देशों के निवासियों द्वारा मुद्रा प्रक्षालित किया जाता है अपने धन को वहां रख के। कई बार ये न्यूज में आप पढ़े होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि मुद्रा प्रक्षालन की कुछ तकनीकें हैं, कुछ तरीके हैं, किस तरीके से मुद्रा प्रक्षालित किया जाता है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट। ये हम लोगों को हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ही प्लेसमेंट ही लिखना पड़ेगा। रखाव नहीं बोल सकते, रख रखाव नहीं बोल सकते, तो प्लेसमेंट, स्थान भी नहीं बोलेंगे। तो प्लेसमेंट क्या है? तो काले धन को किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसने अवैध तरीके से धन जुटा लिया, इस अवैध तरीके से धन को कहीं पहुंचाया, मान लीजिए साइप्रस में पहुंचा दिया, साइप्रस में ही या साइप्रस के बैंकों में पहुंचा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि प्लेसमेंट कर दिया। एक तो तरीका ये हो गया। अब इसको पहुंचाते कैसे हैं? तो इसको पहुंचाने का एक तरीका और समझ लीजिए आप, हवाला का प्रयोग किया जाता है। हवाला का मतलब होता है ट्रस्ट। ये सारा खेल विश्वास पर चलता है। इसमें कई लोगों का एक समूह होता है, कई लोगों का ये समूह रहेगा और ये लोग मिलकर क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं। तो व्यक्तियों के बृहद नेटवर्क द्वारा ये हवाला संपन्न होता है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? किसी व्यक्ति का ए देश में कोई संपत्ति है, खासकर मुद्रा, तो उस मुद्रा को या सोना या कुछ ऐसी चीजें जिनको पहुंचाया जा सके, तो उसको ये क्या करते हैं? इन व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से दूसरे देश में क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। तो ये बृहद व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और विश्वास पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए मुझे या किसी व्यक्ति ए को अपना 1 करोड़ रुपए साइप्रस में पहुंचाना है, तो 1 करोड़ रुपए यहां पर ये किसी एक व्यक्ति को दे देगा, इन नेटवर्क में शामिल किसी एक व्यक्ति को दे देगा, ये इसको यहां से एक रिसिप्ट दे देगा और ये चला जाएगा साइप्रस में। ये इसका काम रहेगा कि अपने इस नेटवर्क के माध्यम से इसको साइप्रस पहुंचा देगा यहां पे, और साइप्रस जब पहुंचा देगा तो फिर यही रिसिप्ट देकर वो क्या कर लेगा? अपना पैसा ले लेगा। लेकिन इसलिए क्या करेगा? ये नेटवर्क पूरा क्या करते हैं? कुछ फीस चार्ज करते हैं। उस फीस को देकर अपने काले धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं हवाला के माध्यम से किया जाता है प्लेसमेंट। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब क्या? मुद्रा को अलग अलग कई जगहों या खातों में घुमाना। मुद्रा को इतने खातों में घुमा दो, इतने जगहों पे घुमा दो कि जांच करने वाली एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए पकड़ पाना कि क्या हुआ है। और यही किया जाता है, अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता है और वहां से फिर अलग अलग खातों में उसको भेजा जाएगा और उस तरीके से करके इसकी लेयरिंग बना दी जाती है कि उस लेयर को उभार पाना जो जांच एजेंसियां हैं उनके लिए मुश्किल हो जाए। उसके बाद आता है स्मर्फ। स्मर्फ मतलब क्या? किसी बड़े धनराशि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो किसी बड़े धनराशि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे कि बड़ी बल्क में राशि रहेगी, तो फिर उसको सरकार के नजरों में आना आसानी से वो आ सकती है और इसलिए स्मर्फिंग कर दिया जाता है। और अंत में एकीकरण होता है। एकीकरण मतलब क्या? कि अंत में काले धन का श्वेत होकर उसके मालिक तक पहुंच जाना। ये मुद्रा प्रक्षालन की तकनीक है। किस तरीके से मुद्रा प्रक्षालन किया जाता है ये जरूर आप याद रखिएगा। प्लेसमेंट, लेयरिंग, स्मर्फ और एकीकरण। अब बात हवाला, मैंने आपको समझा दिया कि हवाला के माध्यम से किया जाता है। अब बात आती है कि भारत में मुद्रा प्रक्षालन को रोकने हेतु क्या कोई कानून है? तो भारत में मुद्रा प्रक्षालन को रोकने के लिए पहले बना था क्या? विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम फेरा। इस फेरा के तहत ही मुद्रा प्रक्षालन को रोकने का प्रावधान था, जो 1973 में यह कानून पारित हुआ था और वर्तमान में यह लागू नहीं है। अब विदेशी
विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा है, फेमा अभी भी है, 1999 में पारित हुआ था संसद द्वारा, 2002 से यह लागू है। लेकिन वर्तमान में इसके लिए एक डेडिकेटेड, मतलब मुद्रा प्रक्षालन को रोकने के लिए एक डेडिकेटेड, एक समर्पित अधिनियम लाया गया है, जिसका नाम क्या है, मुद्रा प्रक्षालन निरोधक अधिनियम 2002। और कई बार यह संशोधित हो चुका है। जो वर्तमान में यह लागू है और डेडिकेटेड रूप में यही काम कर रहा है, तो हम लोग वर्तमान में इसके बारे में ही बात करेंगे, फेमा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, अब मुद्रा प्रक्षालन निरोधक अधिनियम 2002, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में मुद्रा प्रक्षालन को रोकने के उपाय हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर में अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले समझते हैं कि उद्देश्य क्या था इसको लाने का। तो आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग या मुद्रा प्रक्षालन को रोकना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में धन के प्रवाह को रोकना। अवैध गतिविधि या आर्थिक अपराधों या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में अगर धन का प्रवाह हो रहा है तो उसको रोकना है। मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या शामिल, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त कोई राशि रहे, चाहे उसमें शामिल या उसमें उपयोग की गई कोई संपत्ति है, तो उसको क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग करने से लोग डरें। अब अपराधों की श्रेणी इसमें कई है। तो मुद्रा प्रक्षालन निरोधक अधिनियम 2002 में कुछ इसके अनुसूची के भाग ए और सी में उल्लिखित हैं। भाग ए में क्या है, तो विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराधों को यह सूचीबद्ध करता है, जैसे भारतीय दंड संहिता, नारकोटिक्स ड्रग्स जो नशीली वस्तुएं होती हैं, और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम। कई बार लोग क्या करते हैं, हमारे यहां से मूर्तियों को अवैध तरीके से लेकर कहीं और बेच के पैसा कमाते हैं, तो इसलिए कॉपीराइट अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इन सारे अधिनियमों में उल्लिखित जो अपराध हैं इसमें शामिल किए गए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं। अगला भाग बी में उन अपराधों को निर्दिष्ट करता है ये जो भाग ए के ही अपराध हैं, लेकिन इसमें मूल्य कितना है इनका, 1 करोड़ या इससे अधिक है। जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई राशि है वो क्या 1 करोड़ या उससे अधिक है, तो उसके लिए एक अलग प्रावधान भाग बी बनाया गया है। और भाग सी क्या है, तो भाग सी सीमा पार, ट्रांस बाउंड्री, सीमा पार अपराधों से संबंधित है और वैश्विक सीमाओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का यह प्रावधान करता है। तो इस तरीके से इसमें 3 मुख्य प्रावधान हैं। जांच के लिए नियुक्त प्राधिकारी, कौन जांच करता है इस अधिनियम के तहत, अगर ऐसा केस आता है तो कौन इसकी जांच करेगा, तो जांच के लिए नियुक्त प्राधिकारी कौन है, ईडी है, जिसका नाम अक्सर आप सुनते होंगे प्रवर्तन निदेशालय। अब प्रवर्तन निदेशालय क्या है, ये आप कई बार न्यूज में आया है, अपने स्टैटिक पोर्शन से कवर करिएगा, आने वाले समय में हम भी कवर करेंगे। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाली प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय खुफिया इकाई है जिसको FIU इंड बोलते हैं, वित्तीय खुफिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग, इस मुद्रा प्रक्षालन निरोधक अधिनियम के तहत आए हुए जो भी ऐसे अपराध होते हैं उनकी जांच करती है और उससे संलग्न है, इसकी सहायता भी करती है। अब आगे बात करते हैं हम कि कृत्य में जो संलग्न रहेंगे लोग, उनको क्या सजा मिलेगा, उनको सजा का क्या प्रावधान किया गया है। तो मुद्रा प्रक्षालन से संबंधित अगर कोई व्यक्ति इस कृत्य में पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति का जब्तीकरण होगा। खासकर जो संपत्ति मुद्रा प्रक्षालन के माध्यम से अर्जित की गई है उसका तो क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद 3 साल की सजा हो सकती है जिसको 7 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई सीमा नहीं है, जुर्माने की सीमा नहीं है, कितना भी जुर्माना लगाया जा सकता है। वो जो जांच एजेंसियां हैं और कानून के अनुसार जो प्रावधान किया जाएगा उस हिसाब से इसमें कोई सीमा नहीं है, असीम बिना किसी सीमा का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये कृत्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए प्रावधान है, किसमें,
तो मुद्रा प्रक्षालन अधिनियम निरोधक अधिनियम 2002 में। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि मुद्रा प्रक्षालन का प्रभाव क्या होता है। अगर मुद्रा प्रक्षालन किया जा रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मुद्रा प्रक्षालन का समग्र रूप में अगर हम प्रभाव देखें तो एक बार अवैध रूप से अगर अर्जित धन किसी विशेष अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कर जाएगा तो अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। वो काला धन, आपको पता है कि वर्ष 2016 में जो हमारा मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था उसमें भी ऐसा कहा गया था कि हम काले धन को समाप्त करने के लिए, काले धन को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है, उस अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा यह अप्रत्यक्ष रूप से कर चोरी, टैक्स का लोग चोरी करने लगेंगे, भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं के व्यापार। अब नशीली दवाओं का व्यापार क्या है, पूरी तरीके से हमारे देश में वर्जित है, लेकिन अगर काला धन रहेगा, पैसा किसी के पास काला धन है तो वो क्या कर सकता है, आसानी से ऐसे ड्रग्स का तस्करी कर सकता है तथा जैसी नकारात्मक सामाजिक कानूनी बुराइयों को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। समग्र रूप में ये सामाजिक भी तरीके से प्रभाव डालता है, आर्थिक भी प्रभाव डालता है, कई प्रकार से प्रभावित करता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को। अब थोड़ा सा उसको विस्तार करके देखें तो आर्थिक प्रभाव क्या होगा, तो सरकार को कर राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि जो अवैध तरीके से धन कमाया जाता है उस पर कोई भी कराधान लगाने का प्रावधान तो है नहीं, क्योंकि उसको पकड़ेगी ही नहीं सरकार। तो इसलिए कर राजस्व की हानि होगी। मनी लॉन्ड्रिंग से संपत्ति की कीमतें बढ़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए संपत्ति में लोग काला धन लगाएंगे, मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूं कि ये 4 लाख का है, लेकिन जो काला धन रखा हुआ है वो बोलेगा कि मैं इसका 25 लाख दूंगा। तो ऐसे क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा रियल एस्टेट में। तो मनी लॉन्ड्रिंग से संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं और संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है। जिसके पास काला धन रहेगा उसके पास संसाधन ज्यादा आ जाएंगे। अवैध धन के पंपिंग से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और वित्तीय संकट पैदा हो जाएगी। अवैध धन जब अर्थव्यवस्था में आएगा तो इससे क्या हो सकती है, डिमांड बढ़ेगा, मुद्रास्फीति अलग अलग क्षेत्रों में आएगी, महंगाई आएगी और इससे अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। तो यह आर्थिक प्रभाव है। कानूनी प्रभाव क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधियां एक दुष्चक्र बनाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधियां, आतंकवाद, इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा तो भारत में विभिन्न प्रकार से समस्याएं, या अन्य देशों में जहां भी ये होगा वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। उसके अलावा और भी बहुत सी आपराधिक गतिविधियां यहाँ पे शामिल हो जाएंगी, भ्रष्टाचार शामिल हो जाएगा, तो बहुत सी ऐसी गतिविधियां शामिल हो जाएंगी। सामाजिक प्रभाव, मनी लॉन्ड्रिंग से अधिक आपराधिक गतिविधियां होंगी, मादक पदार्थों का तस्करी होगा, भ्रष्टाचार होगा। मनी लॉन्ड्रिंग से समाज की नैतिक और सामाजिक स्थिति में क्या होगी, गिरावट आ जाएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जब होगी तो लोग ज्यादा नशा करने लगेंगे, जुआ खेलने लगेंगे, सट्टा लगाएंगे, क्योंकि इलीगल मनी उनके पास है, अवैध धन है, काला धन है, ब्लैक मनी है, उसका वो प्रयोग करेंगे और सरकार उसको आसानी से कम कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो काला धन सरकार के नजर में होता नहीं है। तो ये इसके सामाजिक प्रभाव हैं। अब बात आता है कि मुद्रा प्रक्षालन को रोकने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो एक है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF, ये अक्सर आप न्यूज में पढ़ते होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमेशा ही न्यूज में आता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो क्या करता है, जो जितने भी आतंकवादियों के लिए जो भी काला धन दिया जा रहा है, जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डाल चुका है और भी कई देशों को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो मुद्रा प्रक्षालन को रोकने के लिए यह काम करता है कि काला धन के माध्यम से लोग जो अनैतिक गतिविधियां हैं, अवैध गतिविधियां हैं, उसमें अपने पैसे को सर्कुलेट ना करें, ना घुमाएं। इंटरपोल है। अब देखिए अगर कोई एक व्यक्ति कोई ऐसा फ्रॉड करके कहीं भाग गया, मुद्रा प्रक्षालन में लगा हुआ था और पता चला तो कहीं भाग गया, तो आपको पता है कि हमारे राज्यों में भी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस को जाना होता है तो जिस राज्य में पुलिस जाती है उस पुलिस से सहयोग लेना पड़ता है। तो वैसे ही अगर कोई ब्रिटेन में भाग गया,
कोई साइप्रस में ही भाग गया। तो उसके लिए इंटरपोल एक संस्था है, 1923 में स्थापित हुआ था, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ये क्या करता है, उन अपराधियों को पकड़ के प्रत्यर्पण करने के लिए, फिर से उस संबंधित देश में लाने के लिए सहयोग करता है। तो इंटरपोल भी इसमें काम करता है। एक और है एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, 9 जून 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी क्या करता है, तो ये भी मुद्रा प्रक्षालन को रोकने के लिए काम करता है, विभिन्न प्रकार से सहयोग करता है। ये सारे एक दूसरे से सहयोग करके ही विभिन्न देशों के द्वारा कार्य करती हैं। एक और संस्थान है इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये इंटरनेट आधारित एक नेटवर्क है जो व्यक्तियों, सरकारों एवं संगठनों को आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, जोड़ती हैं, जिससे कि मुद्रा प्रक्षालन को रोका जा सके। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो मुद्रा प्रक्षालन के निवारण के लिए, रोकने के लिए कार्य करती हैं। अब आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या है, क्या किया जाना चाहिए। तो घरेलू अर्थव्यवस्था, घरेलू जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें घरेलू आर्थिक कानूनों में FATF की सिफारिशों को पालन किया जाए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कई सिफारिशें की जाती हैं देशों द्वारा। तो देश को चाहिए कि वो अपने कानूनों में इसकी सिफारिशों को लागू करें। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे ML जो लिखा है ध्यान रखिएगा, मुद्रा प्रक्षालन के प्रति सतर्क रहने के लिए RBI, SEBI इत्यादि नियामकों को क्या करना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में नियामक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, RBI है, SEBI है, तो इनको और सशक्त बनाना है जिससे कि मुद्रा प्रक्षालन के प्रति सशक्त तरीके से काम कर सकें। नारकोटिक्स, संगठित अपराध से संबंधित जो क्षेत्र हैं, इस टाइप के जो संबंधित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या किया जाए, तो क्षेत्रीय कार्य योजनाएं विकसित किया जाए, जिससे कि मुद्रा प्रक्षालन या अवैध गतिविधियां न हो। अवैध गतिविधियों के माध्यम से ही मुद्रा प्रक्षालन को ज्यादा बल मिलता है। उसके बाद बात आता है कि आज AI का जमाना है। तो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किया जाए, और बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा विश्लेषण का भी प्रयोग करें, हम एनालिटिक्स का प्रयोग करें, और AI का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा प्रक्षालन को रोकने में सक्षम हो सकते हैं कुछ हद तक। तो ये हो गया मुद्रा प्रक्षालन से संबंधित मुद्दे। अब हम लोग आज बात करेंगे, जो अगला आज का न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के वर्ल्ड जो पेज आता है उसका विश्व से संबंधित घटनाएं देता है, उसमें बात की गई है। और ये भी कहीं ना कहीं साइप्रस से ही संबंधित मुद्दा है, और इसलिए उस रिपोर्ट के बारे में मैंने वहां पर बताया भी नहीं था आपको कि साइप्रस इग्नोर्ड सैंक्शन टू पावर क्रेमलिन फाइनेंशियल। कुल मिला के ये जो अभी मुद्दा आया है साइप्रस के लिए, उसी मुद्दे से मैप आधारित, मानचित्र आधारित एक प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। देखिए संदर्भ क्या था, तो संदर्भ था कि रूसी राष्ट्रपति के निरंकुश शासन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि रूस में जो पुतिन है उनका एक निरंकुश शासन चलता है, और उस निरंकुश शासन को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो उस पैसे के लिए अवैध तरीके का व्यवस्था उपलब्ध कराता है स्थानांतरित करने के लिए कौन, साइप्रस। और यही खुलासा किया गया है किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये जो पत्रकारों की एक संगठन है उनके द्वारा ये खुलासा किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस कारण हम साइप्रस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि साइप्रस का लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, वो मैं आपको दिखा दूं कि वर्ष 2017 में देखिए यह प्रश्न आया हुआ है। क्योंकि भूमध्य सागर में ये साइप्रस है, तो भूमध्य सागर के कारण ये न्यूज में आ जाता है। ये प्रश्न पहले आया था, और इसलिए थोड़ा हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक मैप लगा दिया है, इस मैप को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि भूमध्य सागर में किन किन देशों का ये साइप्रस है। तो भूमध्य सागर में किन किन देशों का बाउंड्री लगता है, यह आप देख लीजिएगा एक बार। ध्यान रखिएगा कि सिसिली और सार्डियन के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। साइप्रस जो है सिसिली और सार्डियन के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है किसमें, भूमध्य सागर में। यह आप ध्यान रखिएगा, कई बार बोल देगा कि सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप ये नहीं है। उसके बाद ये भी आप
रिवाइज करिए कि सिसिली द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये इसके ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र है, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा कहीं कुछ पूछे तो। और उसके बाद ये देखने के बाद आप इससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। इस अभ्यास प्रश्न को करेंगे अगर आप मैप को देखकर, ज्योग्राफिकल लोकेशन को सही से देखकर, तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 बिंदुओं को कवर किया। आज के इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।